नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री का अध्याय 8 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर हमारा 8 है और 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अध्याय 7 हमने पढ़ लिए हैं हिस्ट्री के। और साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की पूरी बुक हमने पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई है हमारी ज्योग्राफी की क्लासें। और हिस्ट्री की क्लासें हमारी चल ही रही हैं, ये आज आपकी 8वीं क्लास है। और साथ ही साथ हमने पॉलिटी की क्लासें भी देना आपको शुरू कर दिया है। आपको पॉलिटी की पहली क्लास मिल चुकी है, तो आप ये सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। समय आपके पास बहुत कम है और ये मैं डेली अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आपको सिर्फ 2 काम अवश्य करने हैं। पहला है एनसीईआरटी की क्लास आपको डेली देखनी है, यानी एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के आपके जितने भी पेपर हैं उन्हें आपको सॉल्व अवश्य करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज आपके अध्याय है और इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। यानी जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है कि जो हमारी कुल्हाड़ियाँ हैं, हंसियाँ हैं, यानी लोहे का जो औजार है वो कैसे बनते हैं, तो उन्हें ये सब थोड़ा मजेदार तो लगेगा ही। ठीक है, और शहर के बच्चे ये सब नहीं देख पाते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं कि इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी से, सीधे सीधे प्रश्न कि लोहे का प्रयोग लगभग शुरू कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में अध्याय 4 में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो अवश्य देखें। चलो शुरुआत करते हैं। आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़ते रहिएगा और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दिया करो और थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके सहयोग से मतलब हम भी आगे बढ़ सकते हैं और हम भी आपकी तैयारी में आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ये आप देख सकते हो, कुछ सूचियां हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। और ये देखो, आपकी ये कुल्हाड़ी है, ठीक है, और ये आपकी सरसी है और ये आपका हंसिया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया गया, कुएं का तालाब बनाए गए और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से सही वाक्य भरो। आपको ये चार्ट दिखाई गई है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राज्यों ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। ठीक है, वे किसानों से कर लेते थे। इसके लिए वे क्या करते थे, कर लेते थे। इस तरीके से आप एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो। ये सिंचाई से ही संभव था, तो सिंचाई से क्या संभव था। ठीक है, और इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। अब है गाँवों में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेशियार और आदिमई कहलाते थे। ठीक है, यानी ये तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे वो बेलला और साधारण को उड़वार और भूमिहीनों को मजदूर और दास और कड़ेशियार, ठीक है, और आदिमई
ये सब उनको कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यानी अब हम ग्राम प्रधान सिर्फ बोलते हैं उसको, या सरपंच भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या कहलाता था आपका, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये पद आनुवंशिकता। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने का कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, यानी राजा जो कर वसूलते थे वो इन्हीं को देते थे अपने कर वसूलने का काम, क्योंकि ये गांवों में ज्यादा प्रभावशाली होते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी ये जो आपके सरपंच होते थे, ठीक है, और ये किसका काम करते थे, यानी ये ग्राम भोजक आपके न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी अन्य जो स्वतंत्र कृषक होते थे, किसान होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, यानी ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका का साधन करते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। लोहार यानी लोहे का काम करने वाला, कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला, बढ़ई आप जानते ही हो, कारपेंटर जो फर्नीचर का काम करता है, जो लकड़ियों का काम करता है। बुनकर ये कपड़े बुनने का काम करते थे, और शिल्पकार ये मूर्तियां बनाते थे इस तरीके से। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों ने जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नगर क्या कहती हैं, कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व, यानी हम नगरों के बारे में कहानियों से जानेंगे, यात्रा विवरण से जानेंगे, मूर्तिकलाओं से जानेंगे और पुरातत्व से जानेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, यानी जातक कहानियां ये बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। जातक कहानियां यानी सुनी सुनाई कहानी, लेकिन इनको संकलित किया गया था। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। ये सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। प्राचीन नगरों के जीवन में, यानी इस तरीके की ये जातक कथाएं थी, यानी ये प्रचलित थी। बहुत सारी कथाएं थी जातक, बौद्ध में आपको मिल जाती हैं, बौद्ध धर्म में, और ये जातक कथाएं। तो ये जातक कथाएं किस पर आधारित थी, यानी ये जातक कथाएं आपकी नैतिक विचारों पर आधारित थी। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे।
इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। यानी हमें कैसे पता चलता है कि मूर्तियों से, यानी जो मूर्तियां होती थी तो वहां से हमें जो पुरानी संस्कृति थी उसके बारे में पता चलता है। सांची की मूर्ति कला, ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या भी ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ये दिल्ली में मिला बलैकूप है, ये आप देख सकते हो। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है? तो हड़प्पा आप पढ़ चुके हो कि वहां जल निकास किस तरीके से होता था। और ये आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये आप देख सकते हो। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। यानी हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं और ये शहर परकोटों से क्या होते थे? घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलैकूप मिले हैं। ये बलैकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलैकूप लोगों के घरों में होते थे, यानी घरों में भी ये बलैकूप मिलते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। यानी पहले बहुत से नाविक एक से दूसरे शहरों में जाते थे, यात्री जाते थे, फिर वो उस शहर का वर्णन करते थे और उन यात्रा वृतांतों से हमें वहाँ की संस्कृति का पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से रहते थे। बेरगाचा यानी भरूच का यूनानी नाम की एक कहानी है। बेरगाचा की सकरी खाड़ी में समुद्र में आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरगाचा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यानी बेरगाचा में किन किन चीज़ों का आयात होता था, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से ये निर्यात किए जाते थे। यानी आयात करने वालों में ये चीज़ें हैं और निर्यात में आपकी ये सारी चीज़ें हैं। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। और ये भरूच पत्तनों पर उगाया गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब उसके द्वारा किए गए वर्णनों को लिखो। यानी ये हमने किसके बारे में, तो ये अज्ञात यूनानी नाविक है और इस नाविक ने वर्णन किया है। अब है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये आप देख सकते हो सिक्के हैं, ठीक है। यानी इन पर ये ठप्पे लगाए जाते थे, यानी कुछ लिखा हुआ इन पर नहीं होता था। अब बात करते हैं, हम सिक्कों की ही पढ़ते हैं, सिक्कों के बारे में। तो पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, ठीक है। ये आपके आहत सिक्के थे। और विनिमय के अन्य साधनों में आपके संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। यानी नमक का उत्पादन कहाँ होता था, तो समुद्र के किनारे होता था। अब बात करते हैं हम नगरों की। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कहीं कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, आप मथुरा को देख सकते हैं, अभी हम मानचित्र में देखेंगे। ये 2500 साल से भी ज्यादा समय के
समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और बिहार क्या है, इनके बारे में हम पहले पाठों में चर्चा कर चुके हैं कि बिहार किसे कहते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। और अभिलेख क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पिछले पाठों में चर्चा कर चुके हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, यानी इन अभिलेखों में आपको इन सभी का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। अब बात करते हैं हम शिल्प की और शिल्पकारों की। पुराने स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। यानी हमें दूसरी चीजों के क्या है अवशेष नहीं मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यानी ऊन और पेड़ों की छाल यानी इन सबको प्राप्त करने में इन सबको लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। यानी इस तरीके से दंडित भी किया जाता था। यानी दंड का विधान बहुत ज्यादा कठिन होता था। अब है सूक्ष्म निरीक्षण अरकामेडू। अरकामेडू पुदुचेरी में ढूंढो। यानी आप इसे मानचित्र में देख सकते हो। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। यानी इसे किस तरीके से बनाया जाता था,
तो इससे मुहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी यानी गीली मिट्टी, और वो भी कैसी होती थी, चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था दबा करके। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यानी ज्यादातर हमारे अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, किस लिपि में मिले हैं, तो ये ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब हम अन्य यंत्र की बात करते हैं। तो ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है, रोम है आपका। इस रोम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा उत्तरी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, यानी ईंटों से संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए तथा स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था, यानी पानी लाने के इस तरीके से साधन थे। अब है ये आपके उपयोगी शब्द, और ये मैं सभी वीडियो में आपको अंत में अवश्य बताती हूँ। यहाँ से आपके प्रश्न बनते भी हैं। लोहा है, गांव है, सिंचाई है, संगम है, नगर है, बलेकूप है, पत्तन है, श्रेणी है। यानी लोहा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था, किस तरीके से इसका प्रयोग होता था, गाँव और शहरों में क्या है, सिंचाई के साधन क्या है, संगम किसे कहते हैं, नगरों में क्या भेद है, बलेकूप कहाँ आपके पाए जाते हैं, पत्तन के बारे में आपका अर्कमोड़ी था, और ये श्रेणियों की बात होती है। ये आपकी अभ्यास प्रश्न है, तो इस तरीके से आप इन्हें भर सकते हो। और ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं और इन तिथियों को आप याद रखें। जैसे उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, ये आपके 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले, और अर्कामेडू पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। ठीक है, ये आपको इनकी डेट भी याद रखनी है, और ये आपके उपयोगी शब्द हैं, यानी आपके प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। और आपके सीटेट में तो एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जिस किसी ने भी एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है उसको बिल्कुल भी अपने इन 60 नंबरों को लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगला अध्याय है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, अध्याय 9। तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।